मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राज के बंगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने इस अध्याय से पूर्व जो अध्ययन किया था, जैसे इसका विकास है, उसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का है, और जो विकास की गाथा उसका अध्ययन किया था, और उसके बाद में हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। और आज हम इसके बाद में हम जो ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व था और अस्तित्वहीनता के बारे में अभी अध्ययन करेंगे, और निर्माण तत्व यानी स्रोत का भी अध्ययन करेंगे, और अध्ययन का महत्व का भी आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के पक्ष में तर्क हम पढ़ते हैं, तो उसमें वास्तव में कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता, ये मानते हैं। भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति इंग्लैंड में भी संविधान है, चाहे वह अलिखित ही क्यों ना हो। अनेक संविधान वेताओं की यह धारणा है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, लेकिन जहां अन्य देशों का संविधान लिखित रूप में है, वहां ब्रिटिश संविधान अलिखित रूप में अपना अस्तित्व रखता है। इंग्लैंड का संविधान एक लिखित प्रलेख के रूप में नहीं पाया जाता, वह अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं में व्यक्त है। ब्रिटिश नागरिक अपने अलिखित संविधान के प्रति उतनी ही आस्था रखते हैं जैसे अन्य देशों के लोग अपने लिखित संविधान के प्रति। ब्रिटिश संविधान किसी विशेष समय या किसी विशेष सभा द्वारा नहीं बनाया गया, वरन उसका कार्मिक विकास हुआ। इंग्लैंड का संविधान संयोग और योजना की संतान है। मेरियट के ने जो लिखा था, ने ब्रिटिश संविधान की जीवित सावयव लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा है। एमरी ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान औपचारिक विधि पूर्व उदाहरणों तथा परंपराओं का मिश्रण है। ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के संबंध में हैरिसन का भी ये कथन है कि ब्रिटेन का संविधान उतना ही आधारभूत है और नियमों का संग्रह है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत के संविधान है। थॉमस पेन और टोक्यूविल्ली के तर्कों के विपरीत ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के पक्ष में अनेक विद्वान द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के पक्ष में हम ये कह सकते हैं कि संविधान के मूल अर्थ के संबंध में व्यापक रूप में सर्वमान्य मत यह है कि संविधान निर्माताओं ने किसी एक समय एक स्थान पर बैठकर रचा हो, अथवा और जिसमें शासन की संरचना, शासक के विभिन्न अंगों के कार्यों, शासन के विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्यों, शासकों तथा प्रजा के संबंधों में न्यायालयों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि की व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के साथ साथ संविधान में उन सभी नियमों, अधिनियमों, परिपाटियों, प्रचलित प्रथाओं तथा रूढ़ियों आदि अलिखित व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यदि ये कहा जाए कि अलिखित प्रलेखों का संविधान अधूरा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान अस्तित्व है जो कि विकासवान है। विश्व में ऐसा एक भी संविधान नजर नहीं आता जो पूर्णतः लिखित हो। प्रत्येक संविधान में अलिखित तत्व उपस्थित रहते हैं। ब्रिटिश संविधान के विकास में परंपराओं और अभिसमयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे अधिक लचीला फ्लेक्सिबल संविधान है, जिसके आधार पर उसके अस्तित्व का विवाद किया जाता रहा है। लेकिन संविधान का कठोर रिग्ड होना ही महत्वपूर्ण आधार नहीं, क्योंकि किसी भी संविधान की नम्यता संशोधन प्रणाली पर नहीं बल्कि उसके मौलिक प्रावधानों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान को नम्यता की श्रेणी में रखा जा सकता है। कि देशवासियों के चरित्र और परंपराओं की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज जाति गंभीर प्रकृति की है तथा उसका उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहने की वाली है। यानी ब्रिटिश संविधान पर सर्वोच्च आधारभूत नियमों का अभाव की बात कहकर उसके अस्तित्व की आपत्ति प्रकट करना व्यर्थ प्रतीत होता है। ऑग और जिंक ने के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में बहुत से आधारभूत सार्वजनिक नियम और अभ्यास विद्यमान थे और आज भी हैं। इन आधारभूत नियमों के बारे में डायसी ने भी लिखा है कि ये नियम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक शक्ति के विभाजन और प्रयोग को निर्धारित करते हैं। उपरोक्त तर्कों के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है ब्रिटिश संविधान का अन्य संविधानों की भांति अपना पूर्ण अस्तित्व है। ब्रिटिश संविधान के अस्तित्वहीनता के पक्ष में भी कई तर्क दिया है, जिसमें ब्रिटिश संविधान ना तो किसी संविधान सभा का परिणाम है, ना ही किसी एक प्रारूप के रूप में लेखबद्ध है। जैसे कि इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है, समर्थकों ने अपना पहला तर्क दिया, ब्रिटिश संविधान किसी एक निश्चित लिखित अभिलेख रूप में नहीं है, जबकि संविधान को एक लिखित, निश्चित और क्रमबद्ध अभिलेख रूप में होना चाहिए, जिसका निर्माण किसी एक संविधान निर्माता सभा द्वारा किया गया हो। जबकि ब्रिटिश संविधान ना तो किसी एक लिखित रूप में है, ना ही उसका स्वरूप निश्चित है, ना ही उसकी विषय वस्तु क्रमबद्ध और ना ही उसे अन्य संविधानों की भांति प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः ये कहना तर्कसंगत है कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा जो कहते हैं कि संवैधानिक कारक यानी आधारभूत नियमों का अभाव है।
यानी कि जो दूसरा तर्क देते हैं उसमें ये कहते हैं कि एक संविधान में सर्वोच्च आधारभूत नियम सुप्रीम फंडामेंटल लॉज का संकलन होना चाहिए, जबकि इस ब्रिटिश संविधान में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संविधान का सर्वोच्चता के स्थान पर संसद की संप्रभुता की धारणा को अपनाया गया। संविधान के आधारभूत नियमों में संसद स्वेच्छानुसार परिवर्तन और समर्थन कर सकती है। ब्रिटेन में पवित्र उच्च और मौलिक नियमों का अभाव, अतः ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व संदिग्धता के घेरे में पड़ जाता है। ब्रिटिश संविधान में कठोरता का अभाव है, यानी कि जो तीसरा तर्क देते हैं कि एक संविधान अन्य यानी कठोर होना चाहिए, उसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रयोग होना चाहिए। जबकि ब्रिटिश संविधान में सामान्य विधि और संविधान में संशोधन लाने के लिए एक ही प्रणाली का प्रयोग में लाया जाता है। इसी आधार पर इसे विश्व का सबसे लचीला फ्लेक्सिबल संविधान कहते हैं। इसकी इस प्रकृति के आधार पर ही इसका संविधान के रूप में अस्तित्व में संदेहास्पद स्थिति में माना गया है, और अर्थात इसे लचीलेपन के कारण ही ब्रिटिश संविधान की गणना संविधानिक श्रेणी में नहीं करने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात ब्रिटिश संविधान के निर्माणक तत्व या स्रोत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो विभिन्न संवैधानिक समझौते हुए इसमें, जैसे ऑग ने कहा है कि संवैधानिक समझौते वे समझौते हैं जो इंग्लैंड के राजा व वहाँ की प्रजा में ऐसे समयों पर हुए जब राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और जनता ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप इन समझौतों में राजा की शक्ति व प्रजा के अधिकारों की परिभाषा करने का प्रयत्न किया गया है। वस्तुतः इंग्लैंड का लोकतंत्रीकरण अधिकांशतः इन्हीं समझौतों के माध्यम से हुआ है। ये समझौता संवैधानिक चरण कहे जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा लोकतंत्रीकरण के प्रगति पथ के उन स्थलों का बोध होता है जिनसे होकर इंग्लैंड लोकतंत्री व्यवस्था की ओर अग्रसर होता गया है। सन 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स, 1689 का बिल ऑफ राइट्स इत्यादि है। संवैधानिक कानून भी हैं, जैसे ब्रिटिश संविधान का विकास संसद द्वारा बनाए गए संवैधानिक कानून के द्वारा भी हुआ है। यहाँ की संसद समय समय पर अनेक कानून बनाए हैं, जैसे हम कहते हैं कि 1832, 1867, 1864 के रिफॉर्म एक्ट, 1689 का हैबियस कॉर्पस एक्ट, 1716 का सेप्टिनियल एक्ट और 1872 का पार्लियामेंट एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन एक्ट, और इसके बाद 1911 और 1949 के पार्लियामेंट एक्ट और 1918 के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट जैसे अनेक संवैधानिक कानून हुए। इसके बाद में न्यायिक व्याख्याओं यानी कानूनी टिक्काएं हैं। न्यायाधीशों ने भी ब्रिटिश संविधान के निर्माण में सदा योग दिया। न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों में संवैधानिक कानून की व्याख्या की है। इंग्लैंड में जो स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त होगा संविधान का अंग इसलिए हो गई है कि इस न्यायाधीशों की टिक्काओं द्वारा उसे समय समय पर परिभाषित किया जाता रहा है। सन 1670 का ब्रुसेल्स का मामला इसका उदाहरण है। वकीलों ने भी देश के संविधान पर टिक्काएं लिखी है और संविधान की धाराओं के क्षेत्र की परिभाषा उसकी आलोचना की। संसद को इस प्रकार संविधान के रूप में परिमार्जित करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। सामान्य कानून यानी संविधान का निर्माण न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही भी हुआ है। न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों में ऐसे अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्होंने समय बीतने का पर कानून जैसी महत्ता प्राप्त कर लिए। इन सिद्धांतों नियमों की कोई संहिता नहीं बनी है, इन्हें देश की संसद द्वारा पारित नहीं किया गया, फिर भी न्यायालय उन्हें मान्यता देता है। यदि उनका उल्लंघन होता है तो उनके विषय में न्यायालयों में अभियोग चलाया जा सकता है, उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जा सकता है। संवैधानिक अभिष्य में या कतिपय परंपराएं जो कन्वेंशंस हुए संवैधानिक अभिष्य में वे अलिखित असंगठित रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोगों के अभ्यास सम्मिलित होते हैं जो प्रत्येक देश के शासन के संचालन के लिए बड़े महत्व के होते हैं। अभी समय संसद के कानून की तरह लिखित रूप में नहीं होते, वरन उनका रूप एक ऐसी अलिखित संहिता जैसा होता है जिसका पालन करना सरकार के लिए नैतिक रूप से आवश्यक होता है। न्यायालय उन्हें मान्यता नहीं देते। यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन हो तो उस संबंध में कोई अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता और ना कोई दंड ही दिया जा सकता। अभिसमय के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती, ना ही उन्हें क्रियान्वित करने के लिए न्यायालयों व पुलिस की शक्ति का प्रयोग ही किया जा सकता है। परंतु इन सब का उल्लंघन सहज नहीं है क्योंकि इनके पीछे जनमत का भारी दबाव रहता है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में इस प्रकार के अनेक अभिसमयों का प्रयोग अभिसमय वहाँ के संविधान का मुख्य अंग है। जो संविधान की परंपराएं हैं, जैसे वर्ष में कम से कम एक बार संसद अवश्य बुलाई जाती है, यानी जो अभिसमय
किंतु राजा मंत्रिमंडल की बैठक में सम्मिलित नहीं होता। राजा अपने मंत्रियों परामर्श सदा स्वीकार कर लेता है। राजा संसद द्वारा पारित विधेयकों को सदा स्वीकृति प्रदान कर देता है। लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेता। राज्यसभा का अधिवेशन जब न्यायालय के रूप में होता है तो केवल कानूनी लार्ड ही उपस्थित होते हैं। प्राय सभी राजकीय विशेष शुद्धिकरण का प्रयोग मंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई मंत्रिमंडल लोक सदन का विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश संविधान विभिन्न तत्वों से बना हुआ एक संविधान है, जिसमें मानव अधिकारों से लेकर शासन के स्वच्छ संस्थाओं तक का विवेचन किया गया है, जो अन्य देशों के पथ प्रदर्शक है। ब्रिटिश संविधान का एक तत्व है अनेक तत्वों का से बना है, जैसे संवैधानिक समझौते, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, कानूनी टीकाएं, परंपराएं। यानी कि संवैधानिक समझौते में मैग्ना कार्टा बिल राइट्स आ गया, और संवैधानिक कानून में रिफॉर्म्स एक्ट आ गए और पार्लियामेंट एक्ट आ गए। संवैधानिक अभिषेक में जैसे अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल हटता है। न्यायिक निर्णय में जैसे ब्लैकस्टोन, कॉक, डाइसी आदि की कृतियाँ, एंटिक और कॉल कैरिटिंग का अभियोग 1765, और सामान्य कानून जैसे संसद के विशेष अधिकार आते हैं इसमें। ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इस बारे में हमें कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान में कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग का परिणाम है, तो दूसरी कुछ संस्थाएं व्यवस्थाएं विवेक का शिशु है। निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना बुद्धिमत्तापूर्ण किए गए प्रयासों का परिणाम है। सन 1688 की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति ने राजा को संसद के अधीन कर दिया, और 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने मात्र 3 वर्ष ही राज्य किया। उसने संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, जिसका कारण संसदीय नेता बहुत अप्रसन्न हुए। जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने के लिए उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम्स तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। विलियम्स तृतीय ने एक विशाल सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। जब जेम्स द्वितीय को यह महसूस हुआ कि उसका सभी पक्षों ने साथ छोड़ दिया तो वह फ्रांस भाग गया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के विवेकपूर्ण प्रयास से वांछित परिवर्तन हो गए। इस वांछित परिवर्तन के बाद विलियम्स और मैरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासक बनाया गया। इस समय संसद ने 1689 के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स को विवेकपूर्वक लागू करवा दिया। इससे मुनरो ने इस अधिकार पत्र का प्रकाश डालते हुए कहा है कि इससे पार्लियामेंट को अवैधिक प्रभुता की घोषणा की गई। इसी श्रृंखला में 1832, 1867, 1884 और अन्य विवेकपूर्ण किए गए सुधार अधिनियम और मताधिकारों का व्यापक बनाकर कॉमन सभा का लोकतंत्रीकरण किया गया। 1911-1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर संसद की संप्रभुता को लोक सदन की संप्रभुता में समाहित कर दिया गया। यानी कि उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश संविधान के विकास में पथ निर्देशन और आकस्मिक घटनाओं तथा विवेकपूर्ण किए गए संवैधानिक प्रयासों को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रिटेन के संविधान में विवेक की अपेक्षा संयोग के तत्वों को अधिक झलकते हैं। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था संयोग पर आधारित थी, लेकिन विवेक पर इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र के स्थापना विवेक का श्रेष्ठ उदाहरण है। विश्व के अधिकांश संविधानों का निर्माण गंभीर सोच विचार के आधार पर योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, विश्व के अन्य देश में संविधान निर्माता सभा द्वारा बड़ी गंभीरता से मंत्रणा के उपरांत बनाया गया। लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण योजनाबद्ध रूप से नहीं हुआ। लिटिल स्टेची के अनुसार संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटेन वासी स्टेची की इस उक्ति को स्पष्ट करने के लिए हमें ये ज्ञात कराना चाहिए कि संयोग और विवेक ने ब्रिटिश संविधान के विकास में किस प्रकार अपना योगदान दिया। विश्व को महत्वपूर्ण देन दी है ब्रिटिश संविधान ने, और उसमें जैसे ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण संस्थाएं व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो आज भी विश्व की महत्वपूर्ण देन मान जाती है, लेकिन ये उनका वहाँ किसी ने योजनाबद्ध निर्माण नहीं किया, वरन संयोग ने ही उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान कर दिया है। जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ब्रिटिश संविधान की विश्व की एक महत्वपूर्ण देन है, जिससे विश्व संविधानों ने ब्रिटेन को से ग्रहण किया, लेकिन स्वयं ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सोच विचार कर किसी योजना के आधार पर नहीं अपनाया गया, अपितु संयोगवश अस्तित्व में आया। 13वीं सदी में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था। ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की, और नए कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों, सामंत वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग, नगरों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में इसे ही मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है।
इस संयोग ने ब्रिटेन में त्रिसदनात्मक व्यवस्था का जन्म दिया, परंतु बैरन सामंतों और उच्च धर्माधिकारियों ने हितों की परंपरा एकता परस्पर एकता अनुभव की और वे एक हो गए। इस प्रकार संयोगवश से लोक सदन में स्पीकर पद का उदय हुआ। 1376 में लोक सदन ने सम्राट और राज्यसभा के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया। तभी से आज तक स्पीकर का पद चला आ रहा है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी संयोग का परिणाम माना जाता है। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का आशय है कि मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी हो। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की यह स्थिति संयोगवश कुछ चरणों में अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंची है। 17वीं सदी में से पूर्व तक एंग्लो सैक्सन काल और नॉर्मन काल में सम्राट को परामर्श देने और प्रशासन कार्यों में सहयोग देने के लिए दो संस्थाएं थी, विटनेजमॉट बुद्धिमानों की सभा, क्यूरिया रेजिस न्यायिक परिषद। विटनेजमॉट एक बड़ी संस्था थी जिसने समय पाकर संसद का रूप ग्रहण कर लिया। क्यूरिया रेजिस एक लघु संस्था थी जो नीति निर्धारण और सभी प्रशासनिक मामलों पर सम्राट को परामर्श तथा सहायता देती थी। सम्राट एडवर्ड षष्ठम के काल क्यूरिया रेजिस ने प्रिवी काउंसिल का नाम ग्रहण कर लिया। इसी प्रिवी काउंसिल ने आगे चलकर कैबिनेट को जन्म दिया। अतः 17वीं सदी में 50 सदस्यों की प्रिवी काउंसिल ही एक बड़ी संस्था बनी। इस प्रिवी काउंसिल की एक छोटी समिति में से जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने परामर्श करना शुरू किया। चार्ल्स द्वितीय के काल में प्रमुख 5 व्यक्तियों क्लिफर्ड, आर्लिंगटन, बकिंघम, एस्ले, लाडरडेम को परामर्शदाता की स्थिति प्राप्त थी। आगे चलकर इन व्यक्तियों ने प्रत्येक के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम था कबाल। कहा जाने लगा। बैकमैन ने कबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग चालू कर दिया, कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया, परंतु इस कबाल को वर्तमान कैबिनेट का दर्जा या अधिकार प्राप्त नहीं था। सही अर्थों में मंत्रिमंडल का विकास 18वीं सदी में हुआ। ये विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्यों का नहीं वरन सुखद संयोग और एक विशेष स्थिति कैबिनेट के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा किए गए आसन का परिणाम था। 1714 में हैनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय और ब्रिटिश भाषा, राजनीति और ब्रिटेन के राजनीतिक रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे। इस संयोग ने ही ब्रिटिश कैबिनेट को राजकीय प्रभाव से मुक्त कर दिया। ब्रिटिश भाषा के बिना राजा ने मंत्रिमंडल की बैठक में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कैबिनेट के ही एक सदस्य द्वारा राजा के प्रतिनिधि के रूप में बैठकों में अध्यक्षता की जाने लगी थी। इस प्रकार मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल संपूर्ण व्यवस्था को कानून के आधार पर किसी संस्था द्वारा निर्माण नहीं किया गया, अपितु एक संयोग का परिणाम था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग का शिशु है जो निरंतर अपने विकास के पथ पर अपने आप को सुदृढ़ करता हुआ विश्व संविधानों को दिशा निर्देशक बना हुआ है। ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व अभी हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के पूर्व ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम श्रेणी के राष्ट्र की स्थिति प्राप्त थी, लेकिन आज ये स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में शेष रह गई है। आर्थिक औद्योगिक दृष्टि से न केवल अमेरिका वरन जर्मनी, जापान तथा अन्य कुछ राष्ट्रों ने ब्रिटेन से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली। ब्रिटेन साम्राज्य व्यक्तियों के लिए अब तक के राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक भी नहीं रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन अब विशाल देश नहीं रहा। उसकी तुलना में विश्व के अनेक राष्ट्र बहुत विशाल और अधिक जनसंख्या वाले, लेकिन प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीति, विज्ञान और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्रिटिश शासन पद्धति से अवगत होना आवश्यक है। जब ब्रिटिश संसद को संसदों की जिन्हें मदर ऑफ पार्लियामेंट तथा ब्रिटिश संविधानों का मातृ संविधान यानी मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो स्वतः ही ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से आज भी विदेशी संविधानों तथा शासन प्रणालियों का अध्ययन करते समय उसमें ब्रिटिश संविधान का अध्ययन प्रथम स्थान पर किया जाता है। ब्रिटिश संविधान में अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण इसका अध्ययन करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुनरो ने कहा था कि ब्रिटिश संविधानों का जनक और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडल चाहे कोई भी संज्ञा क्यों ना हो, उसका उद्गम स्रोत एक ही है। अतः हम कह सकते हैं कि विधि का शासन के क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश संविधान का विश्व को जो महत्वपूर्ण देन रही है उसमें ब्रिटिश संविधान का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी प्राचीन व प्रथम लोकतंत्र संविधान है। ब्रिटिश का संविधान प्राचीनतम होने के कारण इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधानों और शासन व्यवस्थाओं को प्रभावित
वह मार्गदर्शित किया गया है। इसी कारण अन्य देशों के संविधानों में ब्रिटिश संविधान के लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। अतः हम विश्व में अन्य संविधानों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन नहीं कर लिया जाए। ब्रिटिश संविधान को प्रथम लोकतंत्री संविधान कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम लोकतंत्रात्मक शासन जीवन के तत्वों का विकास हुआ जिन्हें अन्य देशों द्वारा ग्रहण कर लोकतंत्री शासन व्यवस्था को अपनाया गया। स्वतंत्रता का प्रतीक है एंड सिंबल ऑफ लिबर्टी है। ब्रिटेन के संविधान विकास का इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता का जन भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है। वहाँ जनता की भावनाओं के अनुसार बिना किसी विशेष प्रावधानों में उलझे और परंपराओं को ही कानून का रूप दिया जाता रहा है। जनमानस की इच्छा ही वहाँ की शासन व्यवस्था का आधार है। ब्रिटेन के संविधान में नागरिकों के किसी भी अधिकार का उल्लेख न होने पर भी वहाँ नागरिकों को अन्य देशों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त है। तीन प्रमुख विचारधाराओं का समन्वय है यहाँ पर। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत तीनों यानी विचारधाराओं रूढ़िवादी, समाजवादी, उदारवाद का समन्वय पाया जाता है। ब्रिटेन के लोग यद्यपि रूढ़िवादी परंपराओं और सिद्धांतों के पोषक हैं, इसके पश्चात भी उनके द्वारा समय समय पर आवश्यक परिवर्तनों को सदैव स्वीकार किया जाता रहा। जनप्रतिनिधित्वात्मक शासन का अग्रदूत ब्रिटेन ने ही सर्वप्रथम नगर राज्यों की शासन व्यवस्था से लोकतंत्र को अलग कर उसे जनप्रतिनिधित्वात्मक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का रूप दिया। विधि का शासन व संसद की सुरक्षितता। ब्रिटेन में कानून के आगे सब वर्गों के व्यक्तियों और समानता की अवधारणा का विकास हुआ जो नागरिकों की समानता और स्वतंत्रता का आधार है। विश्व ब्रिटेन की इस ध्यान के लिए उसका ऋणी है। संसद की सुरक्षितता के सिद्धांत पर प्रतिपादित ब्रिटेन में ही हुआ और मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था वाले देश विश्व के देशों ने अपनाकर अपने शासन का आधार बनाया। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी आज लोकतंत्र का एक अप्रिय गुण बन गया जाता है। इसका विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। स्थानीय स्वायत्त शासन यानी स्वायत्त जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आज हम लोकतंत्र का आधार स्तंभ मानते हैं, उसका स्वरूप भी का उदय भी ब्रिटेन की देन है। आज हम इस अध्याय में इतना अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।